मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। अटक कन्याकुमारी से लेकर क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से लेकर कामाख्या तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है, क्योंकि आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से बड़े बड़े पैनलिस्टों के साथ अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस जो जुड़ी है पश्चिम बंगाल के चुनाव से, और देख लेते हैं किस मुद्दे को आपने टॉप पर पहुंचाया है। मेरे प्रोड्यूसर नीरज ग्राफिक्स लगाकर बताएंगे कि किस मुद्दे ने सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पाए हैं। वो मुद्दा है बंगाल की राजनीति का, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आज बहुत कुछ घटा। वहां पर एक नया अलायंस भी हुआ है और नए अलायंस में दरारें भी उठने लगी हैं। बंगाल में चुनावी संग्राम चरम पर, क्या हो रहा है चरम पर, इसी पर बात होगी। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं, जब योगी ने मालदा में डंका बजाया, जब योगी ने पश्चिम बंगाल में डंका बजाया तो उनका डंका कैसा बजा। साथ ही साथ अब्बास पीरजादा जो कि ISJ यानी इंटरनेशनल सेक्युलर इंडियन जस्टिस फोरम के अध्यक्ष हैं। इंडियन जस्टिस फोरम, उन्होंने नई एक पॉलिटिकल पार्टी फाइल की है, वो भी फुरफुरा शरीफ से कनेक्ट रखते हैं। अभी तक ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन अब कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। क्या बिगड़ेगा वह माहौल? अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री नहीं हुई है। आज बात होगी क्या ऐसी सेक्युलर पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करेगी जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ ही काम करती हो। समझाऊंगा कैसे, लेकिन ये पैकेज पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो TMC और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। पश्चिम बंगाल की धरती पर पैर रखते ही एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से हुंकार भरी और एक महीने के भीतर बंगाल की तस्वीर बदलने का शंखनाद कर दिया। बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता केवल अब ये एक महीने का मात्र समय है। एक महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए लव जिहाद से लेकर गौहत्या और नाम जपने तक पर भी TMC सरकार को ललकारा। याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार सत्ता के समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने भी हमला बोला। जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। हालांकि ISF के साथ कांग्रेस के हाथ मिलाने से पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष भी रखा। बात में हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष की पंथ पे चलने वाले जो है बंगाल में, वो सबको साथ हम गठबंधन चाहते हैं। साथ ही ISF कार्यकर्ता जलील मोल्ला के पास से बम बनाने का सामान मिला। पिछले दिनों ISF के मौलाना अब्बास सिद्दीकी के भड़काऊ बयान ने भी इनकी कट्टरपंथी भड़काऊ सोच सामने ला दी। दुआ करो अल्लाह कबूल करें हिंदुस्तान में एक ऐसा वायरस आए कि 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। देश की बहस में चर्चा है कि बंगाल की राजनीति में चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी मैदान में जिस तरह का माहौल बना है, उससे साफ है कि अब यहां से राजनीति दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। फिर भी ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आज का सवाल क्या है, ये ले ले। सवाल बेहद महत्वपूर्ण और बहस भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं आपको वो बयान सुनाने जा रहा हूं एक हिंदुस्तानी का। सोच भी नहीं सकता कोई कि कोई व्यक्ति ऐसा बयान
अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में कैसे दे सकता है? अपने देश के लोगों को बद्दुआ कि 20-50 करोड़ आदमी मर जाएं। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं नासमझ पॉलिटिकल पार्टियों से, क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहे हैं? हाँ या ना में आप हमें जवाब दीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर भी आप वोट कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे एक वीडियो बनाकर 97112266 पर भेज दें। सीधे सबसे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे पास डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, डीयू में पढ़ाते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक चिंतक भी हैं मेरे साथ। इसके अलावा भी कई सारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात होगी। लेकिन सबके पास मैं जाऊं, मेरे साथ डी विश्वास कुमार जो कि प्रतिनिधि हैं टीएमसी के, वो भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, मेरे अभिन्न मित्र, वो भी कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं। और इन तमाम लोगों के बीच में सबसे पहले अभय दुबे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस बाइट का ट्रांसलेशन, और तहसीन पूनावाला आप भी ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस बाइट को पैरा डब करा के रखा है ताकि आप ये ना कहें कि बांग्ला में उसने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। सुनिए, पहले एक बार सुनवाइए अभय दुबे जी को भी और तहसीन पूनावाला को भी कि अब्बास पीरजदा जो ISF के हैं उन्होंने क्या कहा था अपने ही देश के लोगों के बारे में। जल्दी करो, जल्दी करो, जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी हिंदुस्तान में कोरोना की जगह कोरोना आएगा। सुन रहे हो ना? अभी पिछले दिनों खबर आई कि मस्जिद में आग लग गई, माइक में आग लग गई। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। दुआ करो, अल्लाह कबूल करें, हिंदुस्तान में एक ऐसा वायरस आए कि 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। एक बार फिर से सुनवा दीजिए, शायद सुनने में थोड़ी असुविधा हुई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए अभय दुबे जी और तहसीन पूनावाला। जल्दी करो, जल्दी करो, जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी हिंदुस्तान में कोरोना की जगह कोरोना आएगा। सुन रहे हो ना? अभी पिछले दिनों खबर आई कि मस्जिद में आग लग गई, माइक में आग लग गई। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। दुआ करो, अल्लाह कबूल करें, हिंदुस्तान में एक ऐसा वायरस आए कि 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। अभय दुबे जी, क्या ऐसी सोच रखने वाले के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकता है? क्या आपकी धर्मनिरपेक्ष सोच है? पहली बात तो ये बता दूं, थोड़ा सा आप तथ्यों को ठीक कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने सीधा कोई गठबंधन नहीं किया है, लेफ्ट से गठबंधन किया है। हम अपनी जितनी सीट तय हुई है उस पर लड़ रहे हैं। लेफ्ट ने इनसे गठबंधन किया है सेक्युलर फ्रंट से। एक बात। दूसरी बात, जॉइंट रैली क्यों की आपने? सुनिए, जॉइंट रैली क्यों की? मैं पूरा तथ्य सुना देता हूं। इन शख्स ने ये कहा है कि मेरा जो वीडियो है वो अधूरा बताया जा रहा है, मैं किसी स्वप्न का उसके आगे उल्लेख कर रहा हूं और वो काट करके और डॉक्टर्ड वीडियो दिखाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आपने योगी जी की बात कही, तो योगी जी क्या जाकर भाषण देंगे वेस्ट बंगाल में? ये कहेंगे कि साथियों हमने 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल कर दिया है? क्या ये कहेंगे कि साथियों हमने 225 रुपए गैस पर बढ़ाकर घर के बजट में आग लगा दी है? क्या ये कहेंगे कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी है? क्या ये कहेंगे कि मजदूरों को दर बदर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया है? क्या ये कहेंगे कि फूल छाप पार्टी ने 14 करोड़ किसानों की राह में कीले और कांटे बिछा दिए? क्या ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के उद्योग को गर्त में डाल दिया? आखिर वो भाषण क्या देंगे? इसके अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। और ये गठबंधन का पाठ दीपक जी हमको कैसे पढ़ा सकते हैं? ये भूल गए, ये हमको कहते हैं मुस्लिम परस्त। अरे तो पाकिस्तान परस्त है प्रामाणिक
वैधानिक रूप से 23 मार्च 1940 को जिस फजलुल हक ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, 1942 में उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। न सिर्फ सरकार बनाई, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके गवर्नर को भेजा कि आजादी के आंदोलन को कैसे कुचलना है। 2012 में मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है, आपने अपनी पॉइंट पूरी की। संबित पात्रा, क्या ऐसा किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? विशेष आग्रह नहीं, आप फिर बाद में झगड़ा होता है, आप इसको टाइम ज्यादा देते हैं, इसको कम देते हैं। मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं जहां बोलूंगा रुकना पड़ेगा आपको, माफ कीजिएगा। आप सब लोग यही कहते हैं, आप सब यही कहने लग गए कि आप इसको टाइम ज्यादा देते हैं, उसको टाइम ज्यादा देते हैं। सिर्फ दो बातें कहनी है। लीजिए 10 सेकंड प्लीज, टाइमर चलवाइए। सत्ता की भूख इतनी थी कि स्थानीय निकाय क्योंकि आप तो रटा रटाया स्पीच ले आते हैं, सवाल कुछ भी हो रटा रटाया स्पीच चलेगा। 2015 में गठबंधन किया, वो पीडीपी जो प्रधानमंत्री के सामने कह रही थी पाकिस्तानियों और आतंकवादियों का धन्यवाद जिनकी वजह से चुनाव हुए, और प्रधानमंत्री ने मौन सहमति दे दी। सत्ता नहीं त्यागी, सत्ता के भोग में मौन सहमति दे दी उन लोगों को। यह हमें पाठ नहीं पढ़ा सकते गठबंधन। हो गए आपके 10 सेकंड। संबित पात्रा जी, क्या ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए उचित दिखता है? देखिए, मैं तो आज हर टीवी चैनल में जहां भी डिबेट में जा रहा हूं, पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का नमन कर रहा हूं। ये कोई साधारण काम नहीं है जो ये बेचारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। कितना डिफिकल्ट काम है बताइए दीपक जी। मतलब हम और आप सब तो आके आराम से आप सवाल पूछ लेते हैं, मैं भी मजे ले लेता हूं इनका। ये कितना डिफिकल्ट काम कर रहे हैं बताइए। ये आसान काम है क्या? राहुल गांधी को डिफेंड करना, कांग्रेस पार्टी को ऐसी परिस्थिति में डिफेंड करना, मैं इनको नमन करता हूं। और देखिए, इन्होंने कहा मजदूर पूरा बर्बाद हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया, सारे फार्मर बर्बाद हो गए, स्टूडेंट्स भी बर्बाद हो गए हैं, महिलाओं का तो अत्याचार हो ही रहा है। मतलब देश में सारे लोग बर्बाद हो गए। फिर भी कांग्रेस पार्टी भीख का कटोरा लेके हमें 20 सीट दे दो रे बाबा, हमें 30 सीट दे दो रे बाबा, हमको कोई सीट दे दो लड़ने के लिए। क्यों? सारे देश को हमने बर्बाद कर दिया, तो आपको तो इंडिपेंडेंटली लड़के पूरा अभी प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए राहुल गांधी को। आपको 5 राज्यों में अपनी सरकार बनानी चाहिए। ये दयनीय स्थिति क्यों है कि फुरफुरा शरीफ गए हुए हैं, आप वहाँ भीख मांग रहे हैं कि हमें 10 सीट दे दो, वहाँ कम्युनिस्टों के चरणों में पड़े हुए हैं। आप याद करिए, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में लड़ रहे हैं, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। मतलब बंगाल में जब ये वाड्रा परिवार आएगा तो ये जाके बैठेंगे सीताराम येचुरी के साथ मंच पे और भाषण करेंगे, और फिर जब यही वाड्रा परिवार जाएगा केरल में तो ये बोलेंगे सीताराम येचुरी बड़ा बदमाश है, ये कोई काम नहीं करते हैं। कमाल की परिस्थिति है। आप सोचिए जरा, ऐसी परिस्थिति में ये इतनी बड़ी सर, मैं आपके बीच में, मैंने आपको नमन किया है सर, सर मैंने आपको नमन किया सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है दीपक जी। मैं आपसे गुहार करूंगा कि मैं पूरा कर लूं सर, मैं ऐसे चिल्लाना चाहता बीच में। अभय दुबे जी प्लीज, अभय जी प्लीज, चिल्लाया नहीं। फिर मैं फ्री फॉर ऑल कर दूंगा, किसी की आवाज नहीं जाएगी। मैं फिर फ्री फॉर ऑल कर दूंगा, किसी की आवाज नहीं जाएगी, पूरी डिबेट बैठ जाएगी। संबित पात्रा और उसके बाद तहसीन पूनावाला। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, अभय जी ने 5 बार कहा योगी जी क्या भाषण देंगे, योगी जी को क्या आता है, योगी जी क्या बोलेंगे। अरे भैया, योगी जी जाके क्या बोलेंगे वो तो पूरी दुनिया देख रही है। आपके राहुल गांधी जाके पुशअप कर रहे हैं, सिटअप कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, एब्डोमेन दिखा, क्या एब्स दिखा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। योगी जी तो भाषण दे रहे हैं, अपने विषय को रख रहे हैं। राहुल जी को बताइए क्या, बंगाल तो गए नहीं है राहुल जी अभी तक, बताइए, कमाल की बात है। यहां मोदी जी 20 रैली करेंगे, अमित शाह जी का 50 रैली होने वाला है, नड्डा जी की यहां 50 रैली होने वाली है। अलग से अभी देख 10-10 रोड शो हो चुके हैं इनके। अभी तक राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं, अभी तक गए नहीं है, एब्स दिखाने में बिजी है। कमाल के लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी के। चिल्लाते बीजेपी पे, क्यों हम पे चिल्ला रहे हैं? आपके आनंद शर्मा जी आपको डांट रहे हैं, आपके गुलाम नबी आजाद जी का पुतला आप फूंक रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, वीरप्पा मोइली, मनीष तिवारी जी आपके पीछे आपके गर्दन पे लटके हुए हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं भैया? अपने घर को ठीक करिए ना प्लीज। तहसीन पूनावाला, ये नौबत क्यों आ रही है कि G23 अब गांधी परिवार पर हावी होता जा रहा है? आज जिस तरह से पुतला जलाया गया, जाहिर सी बात है गांधी परिवार की शव पर ही गुलाम नबी आजाद का पुतला जलाया गया होगा। क्या गांधी परिवार के खिलाफ बगावत इतनी खुलेआम हो चुकी है कि सड़कों पर उनके विरोधियों के पुतले जलाए जाने लगेंगे?
अवल दीपक जी, कोई G23 नहीं, ये 7 या 8 नेता है। जो 23 नेताओं ने पहले पत्र लिखा था, उनमें से कई नेता अब इस ग्रुप में शामिल है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान साहब, मिलिंद देओरा साहब, शशि थरूर साहब। कुछ देर पहले मैं उनसे बात कर रहा था, तो हम इस फैक्ट को ठीक कर दें। लेकिन दूसरी बात जो, अरे भाई कुछ तो है ना, बड़े बड़े कद्दावर तो है ना, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? कपिल सिब्बल से कैसे कर सकते हैं? मनीष तिवारी से कैसे कर सकते हैं? गुलाम नबी आजाद से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ। जी हाँ, इन लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए और वहां के कार्यक्रम में एक भी फोटो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नहीं था। सोच लीजिए, घाटी से अब वाइप आउट हो रही है आपकी पार्टी। ठीक है, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ सर। क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उन पे सवाल पूछा, हालांकि मुझे बंगाल पे बात करना था, कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी का सर एक इतिहास रहा है कि इस पार्टी में डिसेंट और आर्ग्यूमेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपकी रिसर्च टीम बहुत अच्छी, आप देश के नंबर 1 पत्रकार है दीपक भाई। प्लीज मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, अभय भाई भी करके वो विजुअल्स दिखा दीजिए जब पत्र के बाद राहुल गांधी जी माननीय राष्ट्रपति को मिलने जा रहे थे, कैसे गाड़ी से उतरे, गुलाम नबी आजाद के लिए वे रुके और उनको साथ में लेके गए। और साथ में वो विजुअल्स भी साइड में चला लीजिए, जो नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष है, वो कार्यकर्ता को हाथ वेव करने गए माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, कैसे अमित शाह जी ने नड्डा जी का हाथ पकड़ा, धक्का मारा, साइड में किया और चले गए। दोनों विजुअल्स दिखा दीजिए। वो विजुअल भी दिखा दीजिए अडवाणी जी का हाथ थामते से मोदी जी के सामने खड़े और मोदी जी उनकी तरफ देखते ने। ये एक फर्क होता है, ये एक जो फर्क होता है, अपब्रिंगिंग में भी फर्क होता है सर। तो राहुल गांधी पे हमें बहुत फख्र है, लेकिन ये इन डिबेट्स में मुझे नहीं जाना है। संबित ने चुटकुला लिया वाड्रा परिवार पे, संबित भाई मेरी शादी में आए हैं। वाड्रा परिवार कांग्रेस में नहीं है, नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस में। और मैं इस बात को आपको संबित भाई, दीपक भाई और अभय यहाँ पर बैठे बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। एज अ वोटर मुझे गांधी नेहरू परिवार पर नाज है। इस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके बलिदान से ये देश मुझे लगता है सुरक्षित है। मैं संबित भाई को ये नहीं पूछता हूं आपके जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष है वो आरएसएस से ही क्यों आते हैं। आरएसएस मेरे हिसाब से एक देश द्रोही संगठन है, उसके बारे में अभय जी ने आपको बता दिया, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी राय है। मुझे गांधी परिवार पे फख्र है। मैं वोट ना अभय दुबे को देता हूँ, ना गुलाम नबी आजाद साहब को देता हूँ, ना आनंद शर्मा जी को देता हूँ। एक सेकंड सर, लास्ट लाइन, मैं वोट देता हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, एक लास्ट लाइन जवाब ले लेते हैं। एक तरफ संघ परिवार और एक तरफ गांधी परिवार, आपके भी तो एक ही परिवार से आते हैं संबित पात्रा जी। जवाब ले लेते हैं, तहसीन जवाब ले लेते हैं। यही 5-5 सेकंड गड़बड़ करते हैं और फिर आप जाके शिकायतें करते हो अपने बैठक पे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माननीय गुलाम नबी आजाद से, माननीय आनंद शर्मा साहब से, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कि वो जाए आसाम में प्रियंका जी के साथ, वो जाए तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और वहां पे जाके प्रचार करे। वो बिहार क्यों नहीं गए? बिहार मैं गया था, अपने पैसों से गया था, वहां पे मैंने मेहनत की, मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ पार्टी का। वे क्यों नहीं जा रहे, मेरा प्रश्न है। और मैं दोबारा से छाती ठोक कर बोलता हूँ, मैं वोट गांधी परिवार को देता हूँ। इसमें जिसको जो दिक्कत होनी है हो जाए। ये लोग तो कहते हैं कांग्रेस ने हमको भेजना ही बंद कर दिया है, कांग्रेस ने हमको भेजना ही बंद कर दिया है क्योंकि हमारे नाम के आगे आजाद लगा हुआ है। संबित पात्रा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है अभय भाई, इधर ऑफिशियल प्रवक्ता है और जाति ठोक कर बोल रहे हैं, अच्छी रीत से बोल रहे हैं। चलिए अब मैं जवाब देता हूँ। जी अब मैं जवाब देता हूँ दीपक भाई। पहले तो तहसीन भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हम डिसेंट को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मुबारक हो, मैं तो बोल रहा हूँ आप भी सेलिब्रेट करिए और हम भी सेलिब्रेट करते हैं। और कल पुतला फूकिए सभी कांग्रेस, आज तो ऐसे भी आप गुलाम नबी आज़ाद का पुतला फूक ही चुका है, कल आनंद शर्मा जी की बारी है, परसों कपिल सिब्बल जी का पुतला फूके। मैं तो बोलता हूँ सड़कों पे सारे कांग्रेस के नेताओं के पुतले फूकिए, ये डिसेंट है, आप सेलिब्रेट करिए, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, मिठाई बांटेंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हमें कोई आपत्ति नहीं है जी, आप लोग सिर फटवल करिए सड़क के बीच में, हम क्यों उस पर पड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हमारे नेताओं का तो अपब्रिंगिंग बड़ा खराब है, हम अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। आप याद करिए भारत के फॉर्मर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से वापस कर दिया गया। दफ्तर के अंदर घुसने की इजाजत जो है वो सोनिया गांधी जी ने नहीं दी, क्योंकि उनको लगता था कि ये नरसिम्हा राव मेरा आदमी नहीं है। आप जानते हैं, आप अगर अभी आर्काइव में जाएंगे आपको जान के आश्चर्य होगा,
नरसिम्हा राव को यहाँ पर दिल्ली में 1-2 गज की जमीन तक नहीं दी गई जहां उनकी अंत्येष्टि हो सके, बाध्य करके उनको आंध्र प्रदेश भेजना पड़ा। आप सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी इज्जत की बात करती है। आज कांग्रेस के नेता, मैंने बीच में नहीं बोला, उनकी अंत्येष्टि नरसिम्हा राव की दिल्ली में नहीं हुई थी, उनकी अंत्येष्टि नरसिम्हा राव, मैं कंप्लीट कर लूं, आप जरूर बोलिएगा। आप गलत है तो मेरे बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। मेरे बाद देखो मेरे बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं एक बात साफ कर दूं संबित भाई, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैं उस टेलीफोन कॉल का चश्मदीद गवाह हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि किस व्यक्ति ने टेलीफोन किया था और किसने पीवी प्रभाकर राव, जो उनके बेटे थे, जो पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के मंत्री थे, उनको कहा था कि अंतिम संस्कार सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मरहूम हो चुके हैं वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए। संबित पात्रा, ये इतिहास की बात कंक्लूड करिए। हमें कंप्लीट कर। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हम लोग तो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, आप लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए दीपक भाई, ये बहुत गलत बात है। ये हम लोग कभी बीच में नहीं चिल्लाते हैं, ये लोग क्यों बीच में ऐसे होते हैं, बताइए। अच्छा, वर्तमान की बात कर रहे हैं जी, आपका टर्न नहीं है अभी। संबित पात्रा जी कंक्लूड करूंगे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, वरना आपके पास आने वाला टाइम भी मैं काटूंगा। संबित पात्रा जी, खरीद फरोख्त करना बंद कीजिए। आज शांता कुमार लिख रहे हैं, जानते हैं आप, ये बात 2013 में आडवाणी जी ने कही थी। दीपक जी, आप इनकी हालत देखिए, ये जरा शांत होंगे तभी बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा? निजी हित साधने के लिए मोदी जी सत्ता में आए हैं। मुरली मनोहर जोशी जी को भूल गए? अरे B23 को याद कीजिए। जब अबे भाई, आप मेरे मित्र हैं, अपना ऑडियो डाउन करने के लिए मजबूर मत करिए। आप में भी अनुराग भदौरिया की आत्मा घुस चुकी है, आप में भी अनुराग भदौरिया की आत्मा घुस चुकी है। याद कीजिए, आप में, मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया की आत्मा आपके अंदर घुस चुकी है। संबित पात्रा जी कंक्लूड करिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, 3 बार संबित पात्रा जी को आप अवसर देंगे और हमें कहते हैं कि अनुराग भदौरिया की आत्मा आ गई हम में। क्या बात करते हैं आप? हम जवाब तो देंगे, वो जब अनर्गल आरोप। मेरे भाई, आउट ऑफ टर्न 2-3 बार आप बोले, एक बार मुझसे नाम लेके, एक बार चिल्लाने लगे और एक बार आपने इतना लंबा वक्तव्य रखा। 3 बार आप बोले हैं अनुराग, अभय दुबे जी, 3 बार आप बोले हैं। मैं अगली बार से टाइमर ही लगा दूंगा, मैं टाइमर ही लगा दूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। संबित पात्रा जी कंक्लूड करिए। देखिए, वैसे जहाँ तक कंक्लूड करने की बात है, वो तो कांग्रेस पार्टी को कंक्लूड कर ही रहे हैं राहुल गांधी जी। मुझे तो कई बार लगता है डिबेट में ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल जी है ना, सब कर देंगे, सब अच्छा भली करेंगे वो, देखिएगा। ये बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों इतना परेशान? अरे मत परेशान होइए मेरे भाई, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? शांति से बैठो। उनके तो एब्स भी हैं, राहुल गांधी के कितने अच्छे एब्स हैं, राहुल गांधी कितना अच्छा पुशअप करते हैं, डांस भी कर। इतनी चिंता मत करो, सब भली करेंगे राहुल गांधी, कल्याण करेंगे। कितने एब छुपाओगे बताओ तो सही? सारी दुनिया तुम्हारे ऐबों को जान गई है। बेरोजगारी के राहुल गांधी का क्या ऐब है? ये तो पूरा, अरे यही नहीं है राहुल गांधी का, बस एब्स ही है, डिंपल है और एब्स है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे दीपक भाई, इनको जरा शांत कराओ ना दीपक भाई, ये चिल्लाते रहेंगे नॉन स्टॉप, और मैं अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आप किसान टाइमर ही लगा, 200 किसानों की शहादत हो गई। संबित पात्रा जी, संबित भाई कोई फायदा नहीं। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ रात की दवाई आपको ना खानी पड़े। लेकिन मैं सिर्फ अभय दुबे जी के बारे में कहना चाहता हूँ, बड़े शालीन व्यक्ति है, पर हमारे यहाँ कभी कभी मजाक में लोग मुनक्का पिला देते हैं। अभय जी पर उसका सुरूर कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्यों अभय भाई? कोई आप जानते हैं, आप और मैं दोनों सात्विक हैं। मैं तो पान सुपारी तक नहीं खाता हूं, मुनक्का का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं और सीधे जो सबसे बड़ा सवाल है वो, ठीक है संबित जी, ये जो ISF का अलायंस है, ये क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, और क्यों कांग्रेस और लेफ्ट सीटें देने को राजी हो गई हैं? और उसके तुरंत बाद में अभय दुबे के पास आऊंगा।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के चरित्र को आप देख सकते हैं। बंगाल में जिस प्रकार से इन्होंने एक अलायंस किया हुआ है इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF अब्बास सिद्दीकी के पार्टी के साथ। देखिए, आपने अब्बास सिद्दीकी के अभी बयान को सुनाया है, तो ये एकमात्र बयान नहीं है, कई बयान अब्बास सिद्दीकी के हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अब्बास सिद्दीकी करते हैं वो हर कोई जानता है। असम के अंदर AIUDF अजमल बदरुद्दीन के पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहता है। उनकी पार्टी के ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कर्नाटक के अंदर SDPI के साथ गठबंधन रहता है, PFI का जो फ्रंट है। केरल के अंदर मुस्लिम लीग और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि जमात इस्लाम का फ्रंट बॉडी है, उनके साथ इनका टाई अप रहता है। बंद कमरे में राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, बताइए। और ऊपर से प्रियंका गांधी जाके बोलती है मैं तो गंगा में डुबकी लगाऊंगी। और राहुल गांधी जो है कभी कभी इलेक्शन आने पे त्रिपुंड लगा करके जनेऊ धारण करते हैं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पा रही? मैं बार बार कहता हूं, ना ये मंदिर जा पाएंगे ना मस्जिद जा पाएंगे, ये बीच सरयू में डूब करके समाप्त होंगे। आप देखिएगा, वो समय आ चुका है। धन्यवाद, आप इनसे बुलवाइए। अभय दुबे जी। दीपक जी देखिए, आज जो डी विश्वनाथ जी, इसके बाद बहस में आपसे ही आगे ले जाऊंगा। अभय दुबे जी, आप करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के असली स्वरूप को जान ले। जो दुष्कृत्य इन्होंने मां दुर्गा के अपमान का किया इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, वो तो मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। उस प्रदेश अध्यक्ष को तो हटाया नहीं, मगर सब जानते हैं कैसे बिहार के मुंगेर में इन लोगों ने मां दुर्गा के विसर्जन करने जा रहे हैं। उन भक्तों का दोष सिर्फ ये था कि वो विसर्जन चाहते थे मां दुर्गा का। दुर्दांत आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार किया और नृशंस हत्या कर दी। ये अक्षम्य अपराध है। ये सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ हिंदुत्व का मुखौटा लगा कर रखते, हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं। जब आदित्यनाथ जी बंगाल में भाषण दे रहे थे तब सैकड़ों केवटों की, जिन्होंने भगवान राम को भाव सागर पार कराया, उनकी नौकाएं तहस नहस कर दी। इनका कोई सरोकार नहीं हिंदुत्व से, सिर्फ वोट पाना रहता है। तब तक ये माला जपते हैं भगवान राम की, सत्ता हासिल कर ली, उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। परिणाम नहीं है, सिर्फ प्रचार पर ध्यान देते हैं। 7 वर्षों में बताइए हिंदुस्तान को किस गर्त में पहुंचा दिया। जो 8% की GDP कंसिस्टेंट ग्रोथ हमारी थी, उसको रियाना और मियां खलीफा के भाइयों का क्या हाल हो गया है, बताइए। असली स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का दिखना चाहिए। देश के लोग जिन भी राज्यों में ये चुनाव में जाएं, असम में जाए तो इनसे पूछिएगा उस जमुई द्वीप के पुल का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री 2016 में बोलकर आए थे। उस ब्रह्मपुत्र के किनारे नेशनल हाईवे का क्या हुआ, इसकी घोषणा नितिन गडकरी इनके अध्यक्ष तो 30 सेकंड में सो जाते हैं। बिल्कुल मेहनत मत करिए अभय दुबे जी, आपकी सब बात देश ने सुन ली है। अपने आप राहुल गांधी गद्दी पर होंगे। अगर देश इतने गर्त में जा रहा है तो अपने आप राहुल गांधी गद्दी पर होंगे। हमको बहस करने की फिर कोई जरूरत नहीं, हमको फिर बहस करने की कोई जरूरत नहीं अगर देश इतने बुरे हाल में है। देखिए बिल्कुल अंततः मैं सीधे TMC की प्रवक्ता के पास चलता हूं। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तृणमूल के जितने गुंडे हैं उनके गलों पर पट्टी लगाकर उनको घुमवाया जाएगा। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ आएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी और सुधर जाएगी। कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, क्यों ना तृणमूल कांग्रेस इसका साफ और सही जवाब दे, क्योंकि वो कहते हैं NCRB के आंकड़े जो है वो वेस्ट बंगाल फर्ज कर लेता है। जी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं मालदा में। जैसे टूरिस्ट गैंग आते हैं तो बीजेपी के भी कई सारे लीडर्स आ रहे हैं बाहर से। बंगाल के चुनाव है, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, कभी हमारे होम मिनिस्टर आ जाते हैं। आज योगी जी भी आए हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं। बंगाल की धरती में सभी पार्टीज को रैली करने का अधिकार है, लेकिन हम लोग जो नफरत की ये राजनीति ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी यहाँ पर, उनके खिलाफ है। वो तो पहले बोल रहे हैं गुंडागर्दी। अगर गुंडागर्दी की बात करें तो हाईएस्ट क्राइम रेट अभी देश में कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा महिला के ऊपर अत्याचार कौन से राज्य में है? 2014 से लेके 2019 में जो क्राइम रेट है 56% हाईएस्ट इन द कंट्री उत्तर प्रदेश में है। तो महिला का ना कोई सम्मान करते हैं ना वहाँ पर। अब भी आज भी सामने आया है हाथरस की घटना, आप लोगों को सबको पता है। जो वहाँ पर मॉलेस्टेड हुआ है, विक्टिम के फादर को गोली मार के वहाँ पर आज ही उनका मौत हो गया है। ये
छवि देश के सामने आया है। जो उन्नाव के केस है, जो हाथरस के केस है, जितने भी क्राइम्स अपराधी है सारे उत्तर प्रदेश से ही तो है। और वो ठोक दे जो पॉलिसी उन्होंने लगा रखा है उत्तर प्रदेश में, वही पॉलिसी को यहाँ पर बंगाल में लेके आना चाह रहे थे कि यहाँ पर भी एनकाउंटर करे। उसी बात को आगे मतलब उसी बात से वो आज का रैली वो भी बात बोले हैं उन्होंने। लेकिन हम लोग बंगाल में जो जनता है उनको पता नहीं है, ये बंगाल शांति की धरती है। यहाँ पर अगर क्राइम रेट ज्यादा है तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का क्यों दिखा? नहीं, शांति और सद्भावना की धरती है तो इतनी ज्यादा राजनीतिक हिंसा क्यों? इस सवाल का जवाब भी तो किसी को देना पड़ेगा। अगर शांति और सद्भावना की धरती है तो इतनी ज्यादा राजनीतिक हिंसा क्यों? बीजेपी आरोप लगा रही कि एक साल में 130 लोगों को मार दिया गया। हाँ, वही बात हम बोल रहे हैं, राजनीतिक हिंसा जितना नहीं हो रहा उससे ज्यादा छवि मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है। कोई भी छोटा मोटा घटना को भी बहुत बड़ा तरीके से दिखाया जा रहा है। ये उनका पॉलिसी है, उनका स्ट्रेटेजी है, उनका आपसी जो मामला है उनको भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आज आप लोग देख ही रहे थे, 2-3 दिन से एक फोटो वायरल हो रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है लेकिन बोल रहे हैं पॉलिटिकल केस है। ऐसे जोगी जी से हम पूछना चाहेंगे, हम यहाँ पर उनका प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। 16 केस जोगी जी के अगेंस्ट में है, 16 केस में मर्डर केस है, क्राइम केस है, राइटिंग का केस है। लेकिन सीएम होने के बाद भी 2007 में उनका जो हेड स्पीच केस है वो भी तो आज क्या हुआ उस केस का? जितने भी केस जोगी जी के खिलाफ है उनका क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? सारे केस मैं यहाँ पर रुकूंगा, मुझे अपने एक दर्शक के पास चलना है, मुझे अपने एक दर्शक के पास चलना है। जोही जी, मुझे अपने एक दर्शक के पास चलना है, जल्दी से मुझे उनका नाम बताइए। मेरे योगेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बंगाल के आज के हालात पर? नमस्ते दीपक जी, पहली बात तो धन्यवाद जनता को जनता की डिबेट में शामिल करने के लिए और नेताओं से डायरेक्ट सवाल पूछने देने के लिए मैं आपकी टीम को और न्यूज़ नेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मेरा छोटा सवाल है, सभी प्रवक्ताओं से आप मेरे बिहाफ पे पूछ लीजिएगा। एक तो टीएमसी के प्रवक्ता से है कि अगर ममता दीदी ने इतना काम किया है और इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है बंगाल में, तो फ्री और फेयर इलेक्शन से इतना डर क्यों रही है? प्रशांत किशोर उनके साथ हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन इतना वायलेंस हो रहा है। पिछले ही पंचायत चुनाव में हमने देखा कि कई लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए गए, निर्विरोध चुन लिए गए टीएमसी के लोग। ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये, इतनी हिंसा क्यों हो रही है? जो 90 के दशक में हुआ करता था एक समय, वो आज भी क्यों हो रहा है बंगाल में? दूसरा सवाल मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से है, संबित पात्रा जी बताएं कि क्योंकि बंगाल में इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन है मुस्लिम पॉपुलेशन का, तो कितने मुस्लिम नेताओं को ये टिकट देंगे अपनी पार्टी की तरफ से? और तीसरा ये सवाल मेरा कांग्रेस से है कि इतना नॉन सीरियस इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? मैं आपके दोनों सवाल लेकर जाऊंगा योगेश मिश्रा जी, लेकिन सबसे पहले मुझे अवनीजेश अवस्थी के पास चलना है। अवनीजेश जी, जो हालात बता रही हैं जूही विश्वास के, वैसे ही हालात पश्चिम बंगाल में हैं। दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है कि यहाँ पर वो व्यक्ति जो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि भारतवर्ष के 30, 40, 50 करोड़ लोग मारे जाएं, वो तो सेकुलर है। उससे गठबंधन करने वाले सेकुलर हैं, उससे गठबंधन करने वाले सेकुलर हैं। इस देश में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने वाला सेकुलर है। इस देश में अभय दुबे की पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कहें कि मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, वो सेकुलर है। नवजोत सिंह सिद्धू कहे कि 65% तुम हो यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ तो ऐसी चक्का मारो कि नरेंद्र मोदी बाउंड्री के पार गिरे, वो सेकुलर है। और सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक वो है जो अगर ये कहे कि ये सब नहीं बोला जाना चाहिए, ये अब राजनीति नहीं चलेगी, वो सांप्रदायिक है। ये कब तक चलेगा दीपक जी, ये बताओ, कब तक ये नैरेटिव चलेगा? योगी सांप्रदायिक है और वो फुरफुरा शरीफ जो पहले टीएमसी का समर्थक था, आज कांग्रेस के साथ है, वो सेकुलर है यहां पर। ये कब तक चलेगा इस देश पे? इसके कारण तो ये हालत हुई है ना, लगातार पिछले 70 सालों से ये कौन करता रहा? ये आज बताएं, बड़े उछल के कहते हैं कि हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट देते हैं। जिनको चाहिए नहीं हमसे सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं लोगों को। उस कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करती रही है और फिर कर रही है, जिसने 1962 में चीन की फौज को रसद पहुंचाई, चंदा इकट्ठा किया और भारत की फौज को खून देने से मना किया।
जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस में आरएसएस को अपनी परेड में शामिल किया गणतंत्र दिवस की। वो सांप्रदायिक, वो देश विरोधी और वो कम्युनिस्ट, उसको देशद्रोही ना कहूं तो मैं क्या कहूं, जो अपनी फौज को खून देने से मना करे, वो देश विरोधी एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये देश विरोधी काम है कि नहीं है? ये बड़ी साफ सी बात है। मैं एक बात कह करके और सामने करूंगा कि क्यों ये सब एक हैं। आप HD कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह याद करिए बेंगलोर में। वहां पर एक ही स्टेज पर ममता बनर्जी भी थी, सीताराम येचुरी भी थे, सोनिया जी कांग्रेस भी थी, BSP भी थी, SP भी थी, ओवैसी ने तो उनके लिए रैलियां ही की थी वहां पर, तमाम NCP थी, तमाम ये लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को आज गाली दे रहे हैं बंगाल में, ये सब लोग वहां पर एक स्टेज पर खड़े थे, सब एक थे, ये सब एक हैं। क्या कि वहां पर ये सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ओवैसी को घुसने नहीं देना। दूसरा फुरफुरा शरीफ वाले कहते हैं कि जहां ओवैसी की पार्टी के खड़े होंगे वहां हम खड़े नहीं करेंगे। मुसलमान तक तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदू ये कहे तो सांप्रदायिक है, अगर ये हिंदू कहे तो सांप्रदायिक हो गया वो। ठीक है, आनंद माधव जी से यही सवाल क्या आनंद माधव जी आपने इसीलिए अब्बास सिद्दीकी से अलायंस किया है कि जो दाढ़ी वाला है, जो टोपी लगाता है, जो उर्दू जबान में बात करता है, वही असली सेक्युलर है, इसलिए जो भी उनसे अलायंस करेगा वो पार्टी अपने आप सेक्युलर हो जाएगी? क्या यही आधार है एक वैसे व्यक्ति से अलायंस करने का जिसके बारे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं? दीपक जी, ये बात तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा अलायंस कम्युनिस्ट पार्टी से है और फिर हमें जिस सीटों पे लड़नी है वो पहले ही तय हो चुका है, और बाकी उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस जो वो ISF से है। तो और सबसे बड़ी बात है कि आज एक साथ इन्होंने रैली क्यों की, ये भी बता दीजिए। तो अब चूंकि सब अलायंस में है तो रैली करेंगे ही करेंगे एक साथ। जब अलायंस में हो गए सब, तो आप ये बात समझ देखिए, ऐसा क्यों किए बता दीजिए ना। सुविधा की राजनीति नहीं चलती है, सुविधा की राजनीति नहीं चलती है। हम करें तो चमत्कार और आप करें तो चमत्कार और हम करें तो, ये बात समझने की। और जब आपने PDP से अलायंस किया, जब आपने मुस्लिम लीग से अलायंस किया, भाजपा की सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपका अब्बास मीरजादा से अलायंस नहीं है तो फिर आप उनको रैली में क्यों लेकर आए? भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब अलायंस के जो बने, मुस्लिम लीग की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे अलायंस करके, उसके बाद जब नागपुर में जो उन्होंने एक छोटे से कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे मुस्लिम लीग से अलायंस किया, PDP के साथ अलायंस किया, जहाँ पे मंच पे वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, उनकी माननीय प्रधानमंत्री भी थे। तो ये बात समझने की चीज है कि आप जो देखिए वहां की बंगाल का जो वोट है ना, बंगाल का जो चुनाव है उसका एजेंडा वहां की जनता तय करेगी, प्रायोजित जो है टीवी डिबेट तय नहीं करेगा। जो सच्चाई है, जो मुद्दे वहां के हैं वो बेरोजगारी मुद्दा है, जो मुद्दे वहां के हैं, जो खून खराबा वहां हो रहा है वो है मुद्दे, जो वहां के हैं, जो रोज राजनीतिक हिंसा हो रही है वो मुद्दे हैं वहां पे, मुद्दा स्फीति इतना ज्यादा बढ़ गया है वो मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा है नहीं। और ये तो देखिए सुविधा की राजनीति वो बहुत जबरदस्त करते हैं, उन्होंने जो है अपनी लोगों को जो है बैठा दिया कहीं कहीं। फुरफुरा शरीफ कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव बताइए, बकरी दाढ़ी रखी, सर पे टोपी, एक श्राइन का नाम हो गया फुरफुरा शरीफ, और वो आपके लिए मुद्दा हो गया, और कहने के लिए धर्म आपके लिए अफीम है। कितने कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी आप। बिल्कुल अफीम है साहब। अच्छा चलिए, पहले दीपक जी, इतनी बड़ी रैली, अरे सुनिए तो पहले, सुनिए, इतना उत्तेजित मत होइए, पहले मुझे मुबारकबाद तो दे दीजिए। ब्रिगेड ग्राउंड में इतनी बड़ी रैली करी है, कम से कम 2 अच्छे शब्द तो हमारे लिए आप भी बोल दीजिए। इतना मैसिव टर्नआउट था, लाल झंडे ही झंडे वहां पे दिख रहे थे, लग रहा था इतनी बड़ी रैली अब बीजेपी तो नहीं कर पाई इतना बड़ा जमावड़ा कभी, तो आप कम से कम मुझे मुबारकबाद मेरी रैली के लिए दीजिए, पहली चीज। दूसरी बात, हम सेक्युलर थे, हैं, रहेंगे। ISF के झंडे ज्यादा दिख रहे थे, लाल झंडे वहां कम थे और ISF के झंडे ज्यादा थे वहां पे। सर देखिए, आप एनालिसिस नहीं है भाई, तस्वीरें दिखाओ, ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीरें दिखाओ, ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीरें दिखाओ, किसके झंडे थे, लाल थे या बात से? क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप सुनिए। चौरसिया जी, वैसे तो आप पत्रकार हैं, न्यूट्रल है, मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन अगर वामपंथी मानसिकता को प्रतिद्वंदी मानते हैं तो भी प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना सीख लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस जबरदस्त था ब्रिगेड ग्राउंड का। सारे इंटरनेशनल चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है, एक चौरसिया साहब नहीं कन्विंस हो रहे हैं। बट एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं अब्बास जी पे। अब्बास जी के साथ
हम लोगों ने गठबंधन किया है, सेक्युलर गठबंधन है, सेक्युलर फ्रंट के नाम से है, सीधी बात है। भारत के चैनलों से आपका कोई लेना देना नहीं है सर। बीबीसी सीएनएन वोट करेंगे आपको पश्चिम बंगाल में आके। अरे हमारा सबके चैनल से है भाई, यहाँ के चैनल, असल में समस्या है कि भारत के चैनल आजकल सरकार से थोड़ा डरते हैं, तो लेफ्ट की रिपोर्टिंग जो होती है हल्का सा उसमें डर आ जाता है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब्बास जी के साथ हमारा जो गठबंधन है सेक्युलर है, ना तो वो कोई इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी को, आप ये बताइए मुझको, मौलाना साद कहाँ चले गए जो भारत में कोरोना के जन्मदाता थे आप लोगों के हिसाब से, और कहाँ गया तबलीगी जमात, और कहाँ गए वो मुसलमान लोग जिनके ऊपर इस मीडिया ने उंगली उठाई थी कि इस देश के अंदर कोरोना मुसलमान लाए हैं? कहां है आज? आज ना कोई एनालिसिस, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई मीडिया कि मौलाना साहब कहां गए। दूसरी बात आप सुनिए, एक का हिसाब होगा, है रहेगा, एक का हिसाब होगा। कभी भी सुनिए, किसी का कोई हिसाब नहीं, एक का हिसाब होगा। मीडिया के हिसाब से कुछ कहना चाहती है, जूही बताइए, आप सहमत है विवेक श्रीवास्तव से? जूही कुछ कहना चाहती है। विवेक जी एक मिनट रुक जाइए, जूही आपका वक्त। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो सेक्युलर फ्रंट के नाम पे जो यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, ये एकदम सेक्युलर नहीं है। जो मुद्दा यहाँ पर है बंगाल का, जो बीजेपी भी कम्युनल एक मुद्दा यहाँ पर बंगाल में लेके आ रहा है, कांग्रेस और सीपीएम के जो गठबंधन है ये भी सेक्युलर नहीं है। इसका इनका भी एक कलर लग गया है, मतलब इनका भी कम्युनल कलर लग गया है, तो ये हम सेक्युलर नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस जैसे सेक्युलर कोई कम्युनल कलर नहीं है। जिस दिन इस्लामिक टेररिज्म की बात होगी, जिस दिन इस्लामिक टेररिज्म की बात होगी, वामपंथी काट के फेंक देंगे। आप सुन लीजिए, इसलिए हम देश के साथ खड़े हैं। ये अवस्थी जैसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये 1962 में जाते हैं। हमारा देश है, सेक्युलर देश है, सेक्युलर रखेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, इस्लामिक टेररिस्ट नहीं है कोई अब्बास, ना ही मौलाना साहब थे जिनके ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं। बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए, बोलिए जूही। जी हम बोलना चाह रहे हैं, बंगाल में जो मुद्दा इलेक्शन का हो रहा है उस मुद्दे में हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, ये जो विभाजन का राजनीति बीजेपी ने स्टार्ट किया है बंगाल में, अभी ये कांग्रेस तो जब भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है तो डिबेट किस पे होगी? हम लोगों का जो मुद्दा है, जब धर्म के हिसाब से पोलराइजेशन बीजेपी करेगी, जय श्री राम के नारे लगा के लड़ाई करेगी, तो डिबेट किस पे होगी? फिर शांति पूरे बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक कर दिया। शिक्षा, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, मतलब आपने कम्युनल मान लिया है। आप भी अब बंगाल की राजनीति को कम्युनल कर रहे हैं, अब्बास पीरजादा को साथ लेके। आपने मान लिया ये बात, आपने मान लिया। सुनिए, हम कम्युनल नहीं है। श्रीवास्तव आपने मान लिया बात कि अब्बास पीरजादा को लेकर आप बंगाल की राजनीति को और कम्युनल कर रहे हैं। हाँ या ना में बोलिए, कर रहे हैं ना कम्युनल आप, कर रहे हैं ना कम्युनल आप, कर रहे हैं ना कम्युनल आप? हम नहीं कर रहे, वामपंथ कभी नहीं कर सकता, वामपंथ कभी नहीं कर सकता। अब्बास पीरजादा को लाकर आपने कम्युनल कर दी है। मैं सीधे दर्शक के पास चलूंगा। राजा मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। राजा, क्या वाकई कोलकाता की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति कम्युनल हो गई है? नमस्कार। तो बीच में मैं सुन रहा था, किसी ने बोल रहे थे भाई साहब के उस दिन ब्रिगेड के बारे में। मजे की बात यह है, सेकुलरिज्म का बात हो रहा है, तो सेकुलरिज्म में सबसे मजा उस दिन आया, हमें मीटिंग देख रहे थे टीवी में। 100 साल पुराना कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वेस्ट बंगाल का, अभित चौधरी, जब भाषण दे रहे थे उसी टाइम में वो अब्बास सिद्दीकी स्टेज में आए, तो उसी दौरान उनको रुका गया, उनका भाषण स्टॉप कर दिया गया। फिर बीच में उन्होंने भाषण छोड़ने के लिए, मंच छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, बाद में उन्होंने फिर चालू किया भाषण देना। तो इसमें क्या हुआ, उसमें सेकुलरिज्म नहीं, मेरे को कम्युनलिज्म ही दिखाई दी उसमें। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपने विवेक श्रीवास्तव की कलई खोल दी है, आपने कलई खोल दी है विवेक श्रीवास्तव की। इसीलिए इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास जाऊंगा। लालपुरा जी, आपको काउंटर करने के लिए कम्युनल गठबंधन ये कह रहे हैं दर्शक, बताइए। कोई आप क्या जाइएगा विवेक श्रीवास्तव जी, आपको भी सफाई करने का मौका मिलेगा। दीपक जी, पाप आपने किए थे, छुपाने तो पड़ेंगे आपको। इकबाल सिंह जी, अरे 2004 में हमने इसी बीजेपी को हरा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई थी, और आप देखिएगा 2024 में क्या होगा।
तीसरा मोर्चा आएगा और मोदी साहब को जाना होगा, और बंगाल के अंदर भी लेफ्ट और कांग्रेस आएगी, सेकुलर ताकतें मिलकर के ये मेरा सवाल लालपुरा जी से विवेक श्रीवास्तव, हर किसी के बीच में ना बोला करिए। विवेक श्रीवास्तव को हटाओ और लालपुरा जवाब देंगे। लालपुरा जी क्या कम्युनल हो गई है राजनीति वहाँ की? अब इन्होंने भी वही दाव चला है, बताइए। हाँ, कोई कम्युनल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, हम सेकुलर है। सबके विकास वो की बात सांप्रदायिकता लाएंगे, हम सेकुलरिज्म लाएंगे। राजनीति है, इनको ये लोग हैं जो कहते हैं धर्म एक अफीम है। अगर धर्म अफीम है तो ये इनके साथ क्या कर रहे हैं मुस्लिम लीग वालों के साथ? इनके साथ जो ये बात, ये झूठ बोलते हैं और बिल्कुल जो है ये केवल दंगा फसाद की राजनीति करते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। हम केवल विकास की राजनीति करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। अगर भारत के अंदर और इस समाज में जो भगवान राम के नाम से आज से नहीं सदियों से जाना जाता है, उसमें भगवान राम का नाम नहीं होगा तो किसका नाम होगा? पहले भगवान राम थे, बाकी लोग सभी बाद में आए हैं। ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, ये सारे बाद के हैं, और भारत का असली धर्म जो है सनातन धर्म, उसका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो हमारी सभ्यता के है। ये लोग तो राम पे आवाज उठा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं भैया? क्या आप राम के नाम पे वोट मांगिए, पानी पी लीजिए, पानी की बहुत जरूरत है आपको, मेरे एक लाइन सुन लीजिए। जो लोग धर्म को अफीम समझते थे मुसलमान वोटों के लिए, अब मुसलमान पार्टियों से अलायंस कर रहे थे। जो लोग धर्म को अफीम समझते थे, शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है भारतीय वामपंथ के लिए, शर्मनाक स्थिति है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। अग्निवेश का नाम नहीं सुना आपने शायद, स्वामी अग्निवेश का नाम नहीं सुना आपने शायद, आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम नहीं सुना आपने शायद। भगवा बांधते हैं, सेकुलर है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कम्युनिस्टों की रैली में आके बोलते थे मेरे भगवा में लाल का रंग है, क्योंकि मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी कमलर राजनीति को। ब्रेक ले चुका हूँ भाई, मैं ब्रेक ले चुका हूँ। ब्रेक के बाद आगे की बहस होगी, मैं कह चुका हूँ।